हेलो एवरीवन। आप सबका मांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैनल के मोस्ट अवेटेड फैन फिक्शन को, जिसका नाम है प्रिजनर 2। ये कहानी पहले के प्रिजनर की ही कंटिन्यूएशन है। तो अगर आप कहानी को भूल चुके हैं तो आप इसे वहाँ से देख सकते हैं, ताकि आप इसके बैकग्राउंड को अच्छे से जान लो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दुनिया है कल्टीवेशन वर्ल्ड की दुनिया, जहाँ पर अलग अलग क्लान्स राज्य करते हैं। लेकिन जब से द ग्रेट वॉरलॉर्ड जियांग वूशियान यहाँ के राजा बने हैं, तब से सब कुछ बिल्कुल शांति से चल रहा है। उन्होंने सभी क्लान्स को एक किया, वांगजी से शादी की, जो कि चूजन वन थे। इसलिए उन्हें एक प्यारा सा बेबी हुआ, जिसका नाम था जियांग सान, जिसकी किस्मत में पूरी दुनिया को एक करना लिखा हुआ था। वैसे बचपन में सान ने इस चीज़ की कसम भी खाई थी, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो इस कसम पर तो कायम रहा कि वो सभी राज्यों को मिलाकर रहेगा। पर ये कसम उसने किसके लिए ली थी, ये वो भूल गया। आज भी उसकी तलवारबाजी की प्रतियोगिता चल रही थी, उसके छोटे चचेरे भाई सोचेंग से। इधर जोचेंग मन ही मन सोच रहा था, सान को हमेशा अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए मेरी ही ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैं हमेशा बलि का बकरा क्यों बनूं? वैसे जोचेंग अपनी माँ और अपने बड़े चाचा वांगजी की तरह एक बहुत ही बेहतरीन वैद्य बनना चाहता था। वो वांगजी का ही डिसेबल था। जब तक वांगजी यहाँ पर था, वांगजी जोचेंग को बहुत सारी बातें सिखाया करता था, साथ में अपने बेटे जियांग सान को भी। पर जब से वेंस ने लोअर वर्ल्ड के साथ हाथ मिलाकर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड पर एक आखिरी हमला किया, तब से जियांग वूशान और लान वांगजी उसी हमले को रोकने के लिए यहाँ से चले गए। जिसके बाद आज लगभग 20 साल गुजर चुके हैं। जियांग सान अब पूरा 27 साल का हो चुका है। अपनी दादी मैडम यू के छत्र छाया में पल बढ़ रहा है, अपने पिता का रंग रूप और माँ का एलिगेंस लेकर जान आज तख्त पर बैठा हुआ है। हाँ, जब तक जियांग सान छोटा था, तब तक जियांग फेंगमिया ही इस राज्य को रन कर रहे थे। पर उनके दोनों बेटे, साथ में वांगजी भी युद्ध पर चला गया, जिसके बाद से यहाँ पर बचे मैडम यू, जियांग फेंगमिया और उनके सारे पोता पोती। अब जियांग फेंगमिया भी काफ़ी थक चुके थे, इसीलिए उनके बाद से उनकी गद्दी जियांग सान संभाल रहा था। वो एम्परर बन चुका था, अपने राज्य को बड़े ही निष्ठा और संयम से संभाल रहा था। वैसे तो जियांग सान के होते हुए इस राज्य में कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली, ऐसा सभी को लगता था। पर क्या सच में? आज जियांग सान जब आराम से सो रहा था, तभी कोई भागते हुए उसके कमरे में आया। जियांग सान को पहली बार नींद से उठना पड़ा, तो वो तुरंत तलवार लेकर उस तरफ चला गया, जहाँ से उसने दौड़ते हुए कदमों की आहट सुनी। तो पाया सामने कोई और नहीं, जियांग सोचेंग है, उसका छोटा भाई। क्या बात है? सान ने पूछा। चेंग ने कहा, कोई महल पे घुसपैठिया घुस गया है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। जान के कान तुरंत खड़े हो गए और वो चेंग को लेकर अब महल में हर तरफ ढूंढने लगा। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें खजाने के पास किसी की परछाई दिखाई दी, तो जान और चेंग एक साथ उस तरफ चलने लगे, बिल्कुल सतर्कता से। ऐसे ही वो आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके आसपास कुछ हथियारबंद सैनिक थे। वैसे तो जान को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वो सबसे महान योद्धा था। फिर भी सभी सैनिक उसकी जान की परवाह करते हुए दबे पांव बस आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद अचानक एक पिलर के पीछे जान को कोई हरकत महसूस हुई, तो उसने अपने सभी सैनिकों को तुरंत इशारा करके वहीं पर थम जाने के लिए कहा।
और जहान एक एक कदम आगे बढ़ने लगा। पर अचानक से वो हवा में गोल घूमता हुआ उस पिलर पर समांतर खड़ा हुआ। उसके पैर उसी पिलर पर थे और वो ज़मीन से बिल्कुल समांतर खड़ा था। उसके रोब्स हवा में लहरा रहे थे और हाथ में एक तलवार थी जो उसने सामने वाले शैडो पर रोक रखी थी। तभी उस शैडो से एक बिल्कुल काला व्यक्ति निकलकर सामने आया, जिसने अपने चेहरे पर कुछ तो बांधा हुआ था, कुछ मास्क जैसा। बस उसके होंठ और चिन दिख रही थी। आंखें पूरी तरह से ढकी हुई थी। उसने अपने सर पर भी कोई कपड़ा पहना हुआ था। वैसे तो इस आदमी के कपड़े कल्टीवेशन वर्ल्ड के बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। अगर ये चोर भी होता तब भी पता नहीं इसने कैसे चमड़े के कपड़े पहन रखे हैं। उसमें कुछ सुनहरी सी चीज़ें लटकी हुई है, जैसे दांत गड़ाए हुए हो, और उनसे भी कुछ चीज़ें लटकी हुई है। यहाँ तक कि उसके हाथ भी नहीं दिख रहे, बस उंगलियाँ दिख रही है। कुछ हल्के हल्के नाखून भी दिख रहे हैं। पता नहीं ये कौन सा बहरूपिया है। ये सोचकर जहान अभी भी अपनी तलवार उसी तरफ पॉइंट किए हुए था। तभी वो सामने वाला लड़का हाथ खड़े करके जहान के सामने कूद गया। सच में वो पिलर के ऊपर बैठा हुआ था और अंधेरे में इस कदर गायब हो चुका था कि किसी को भी नज़र ना आए। जहान तुरंत उतरकर उस लड़के के सामने आया और अभी भी उस पर अपनी तलवार वही तान रखी। पर वो लड़का अभी हाथ खड़े किए हुए अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और बस जहान की ही तरफ देख रहा था। वैसे देखा जाए उस लड़के ने जहान से ज़्यादा खूबसूरत व्यक्ति आज तक नहीं देखा था, जिसके बाल हवा पर लहरा रहे थे, जो उसकी कमर से भी नीचे जा रहे थे। उसका रोब भी उसी तरह से हवा पर लहरा रहा था। एक ही पल में वो लड़का खड़ा हुआ और जहान के करीब चला गया। वैसे जहान उस लड़के से लंबा था, पर वो लड़का जहान की तरफ देखते हुए स्मग कर रहा था। उसने हल्के से अपना हाथ जहान की कमर में डालते हुए कहा, डार्लिंग, तुम तो बेइंतहा खूबसूरत हो। वैसे मुझे अगर आइडिया होता कि मुझे पकड़ने के लिए तुम्हारी जैसी कोई खूबसूरत लड़की आ रही है तो मैं कब का पकड़ा जाता। इतनी देर तक तुम्हें इंतज़ार नहीं करवाता। ये कहकर वो लड़का सान को आंख मार रहा था। सान की आंखें तुरंत बड़ी बड़ी हो गई और उसने झटके से उस लड़के को खुद से दूर किया और तुरंत ही सोचेंग ने उस लड़के के गर्दन पर तलवार रखी। कुछ सैनिक आगे आए और उन्होंने उस लड़के के हाथ पीछे बांध दिए। अब सान ने पूछा, यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है? इस बात पर उस लड़के की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, तुम लड़के हो? इस बात पर सोचेंग और बाकी सारे सैनिक हंसने लगे और जान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। जान ने पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से महल में घुसपैठ करने की? तभी वो लड़का बोलने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से लड़की की तरह मेरे सामने आने की? अब तो जान और भी चौंक गया और उसने उस लड़के के मास्क को हटाने की आज्ञा दी। चेंग आगे बढ़कर उस मास्क को हाथ लगाने ही वाला था, तभी उस लड़के ने कहा, हे, मेरे मास्क को हाथ भी नहीं लगाना, इसे कोई नहीं टच कर सकता। पर चेंग ने उस लड़के की बात नहीं मानी। वो फिर से आगे बढ़ने लगा तो वो लड़का तुरंत कूदकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये देखकर सान भी चौंक गया। उस लड़के ने कहा, एक बार जो मैंने कह दिया सो कह दिया, उसके बाद तो मैं खुद भी मेरी बात को काट नहीं सकता। तो तुम कौन होते हो? एक बार मैंने कह दिया ना, इस मास्क को कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो तुम भी नहीं लगा सकते। ये कहते हुए वो कूदकर वापस से अंधेरे में गायब हो गया। जान, चेंग और बाकी सारे सैनिक उसे बस देखते ही रह गए। पर जान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने अपने सारे सैनिकों से कहा कि उस लड़के को किसी भी तरह से महल से बाहर जाने से पहले पकड़ लिया जाए। सभी लोग वापस से उसे ढूंढने लगे और काफ़ी देर तक उनकी ये लुका छुपी और भागम भाग चलती ही रही। अब तक तो पूरा महल जग चुका था। इधर जान भी उसी लड़के को ढूंढ रहा था और उसे बार बार अपने आसपास उस लड़के का एहसास होता था, मतलब किसी शाडो में। पर इससे पहले कि जहान उस तक पहुंच पाता
वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका होता। ये लुका छुपी काफ़ी देर तक चलती रही, पर आखिरकार जान वहाँ तक पहुँच ही गया जहाँ वो लड़का छुपा हुआ था। जान झटके से आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ से कुछ साइन बनाया और तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उसने उस शैडो को पकड़ा जो काफ़ी देर से उस पर नज़र बनाए रखी थी। पर आश्चर्य से वहाँ पर वो लड़का था ही नहीं। जहान के हाथ बस उसका मास्क लगा और वो लड़का अंधेरे में फिर से एक बार गायब हो चुका था।